हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू? अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो टुडे इज 9th मई। चलिए देखते हैं आज क्या था। एक तो पेज वन पे था, सुप्रीम कोर्ट ने 12 मेंबर्स की नेशनल टास्क फोर्स बिठाई है ताकि इफेक्टिवली ट्रांसपेरेंटली एलोकेट हो सके ऑक्सीजन टू द स्टेट्स एंड यूटीज। देखिए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कितने मेंबर्स की टास्क फोर्स बना रखी है, कौन कौन से मेंबर्स हैं। आई हैव गॉन थ्रू कौन गंगाराम का है या नरेश त्रैन है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इसमें ये होता है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए कि सुप्रीम कोर्ट फॉर सोसाइटी, हम देखिए आपने देखा होगा कि बहुत पुराने टाइम से हम लोग जब से शुरू हुए हैं, जब से हम सुप्रीम कोर्ट को लेके हाई कोर्ट्स को लेके हम पॉइंट्स ऐड करते रह रहे हैं। ये आपके अगर किसी बस पब्लिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शनल है तब भी, और आपके जनरल स्टडीज में पॉलिटी के लिए बड़ा हेल्पफुल है ये। ऐसे ऐसे छोटे छोटे फॉर्डर्स इकट्ठे करे जाएं। तो मैंने आपको बताया था कि फॉर्डर्स की डायरी अलग बनाइए ताकि आपको फॉर्डर्स, क्योंकि इनको ना क्या होता है, ये आइसिंग ऑन केक वाली बात है कि अगर आप फॉर्डर लिख देते हैं ना कोई भी लेटेस्ट इनिशिएटिव, तो उसमें आपको ये नहीं लिखना है कि 12 मेंबर टास्क फोर्स बनाई है। आपको लिखना है सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी बिठाई थी फॉर इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन टू द स्टेट्स एंड यूटीज। तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके आंसर पे जब आप लिखते हैं, और जब एग्जामिनर चेक करता है तो ही नोज एंड ही गेट्स टू नो कि आप कितना अवेयर हैं अपने आसपास से, कितनी नॉलेज रखते हैं आप। तो ये चीज़ें ना बहुत, देखिए सुप्रीम कोर्ट को लेके बेसिक्स पॉलिटी हर कोई लिख देगा, वो तो एक अंडरस्टैंडिंग आती है कि यार ये क्रैमिंग कर रखी है, रट्टा मार रखा है। मगर जब आप ऐसे फॉर्डर्स लिखते हैं तो एक इंप्रेशन क्रिएट होता है कि हाँ, आपने अगर वो बेसिक्स भी पढ़े हैं तो आप उसको कनेक्ट कर पा रहे हैं डेली टू डेली लाइफ से कि क्या चल रहा है। तो ये आप अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर सकते हो। उसमें ये 12 मेंबर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ये तो आपको समझाने के लिए था, कहीं आप समझ ना पाए कि क्या चीज़ लिखी है क्या नहीं लिखा है। तो सीधा-सीधा आपने उस पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट के बारे में हो तो आप ये लिख सकते हैं। कंक्लूजन में लिखो, कहीं भी लिखो कि क्या वो बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए कर रहा है। और ऐसे हम देख रहे होंगे अब 2 जनवरी से हम कई लेक्चर्स में हम ये कर चुके हैं। ऐसे फॉर्डर्स बहुत हैं, ऐसे अगर मैं आपको डेट्स देने लगता तो बहुत सारी डेट्स आ जाती। तो फॉर्डर्स लिखते रहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पुराने वाले लिखने ज़रूरी है। लिखते रहिए, ये 15, 20, 25 से आपके पॉइंट्स इकट्ठे हो जाएँगे। 2-4 पॉइंट्स जो याद रहे उस टाइम आप वहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है? उसके बाद एक पेज 1 पे था जो ये डीआरडीओ की ड्रग को अप्रूवल मिली है, वो इम्पोर्टेंट, देखिए देश के लिए बहुत है, बट यूपीएससी के लिए बताता हूँ क्या इम्पोर्टेंट होता है। जैसे उसमें आया इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलीट साइंसेज के बारे में, क्या है क्या नहीं, उसमें बस ये दे रखा था लैब ऑफ डीआरडीओ। बट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर आर प्रीलिम्स। तो ये प्रीलिम्स की डायरी में नोट कीजिएगा कि इसके अंदर से ना हमें थोड़ी रिसर्च करनी बनती है। तो हम जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलीट साइंसेज इन मैथ्स की साइट पे गए, तो हमें उसकी ये इंफॉर्मेशन मिली। तो क्या होता है कि प्रीलिम्स के लिए जब पेपर सेट किया जाता है तो एग्जामिनर आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इतना ही नहीं पढ़ो कि ये डीआरडीओ की लैब है, आपको पता होना चाहिए और इसमें क्या है क्या नहीं। तो वो इसमें आपकी थोड़ी सी रिसर्च बनती है जो हमने करके आपको दे दी है। इसमें क्या है, एक तो ये डीआरडीओ की लैब है, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। आपको याद रहे ना याद रहे लिख लीजिए, नहीं भी याद रहेगा इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। ये क्या करते हैं, ये न्यूक्लियर मेडिसिन की रिसर्च में है, और जितने भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स और एक्सप्लोजन होते हैं उसको रिस्पॉन्ड कौन करता है, यही इंस्टीट्यूट करता है। और एक याद रखिएगा, इसमें एक डिपार्टमेंट है न्यूक्लियर मेडिसिन का, जिसमें ये इंस्टीट्यूट ऑफर करता है 2 ईयर का डिप्लोमा इन रेडिएशन मेडिसिन। ठीक है? और सिंस 1968 करता आ रहा है। तो ये देखा जाए तो वर्ल्ड में फर्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है न्यूक्लियर मेडिसिन। फर्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है न्यूक्लियर मेडिसिन इन द वर्ल्ड। ओनली नहीं है, ये याद रखिएगा, फर्स्ट फॉर्मल ट्रेनिंग प्रोग्राम है न्यूक्लियर मेडिसिन का इन द वर्ल्ड। तो ये चीजें नहीं दे रखी थी न्यूज़पेपर में, बट ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने प्रीलिम्स के लिए। तो ये अपने प्रीलिम्स में आप इंपॉर्टेंट में लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्योंकि अभी इन्होंने बनाई है मेडिसिन तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको लिख लेना। दूसरा, ड्रग अप्रूवल कौन देता है, सीडीएससीओ क्या है, ये सब आप 2 जनवरी के लेक्चर से आप नोट बना सकते हैं। ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड क्या है, वो 1 मई के लेक्चर से बना सकते हैं। अगर आपने बना रखा है, दोबारा विजिट करने की जरूरत नहीं है उन लेक्चर्स को। उसके बाद आपने देखा होगा पेज 1 पे जेलेटिन स्टिक्स का वो जो एक्सप्लोजन हुआ है। तो देखिए जेलेटिन स्टिक्स जब एक ऐसा होता है ना, मेरे ख्याल से हम पहले भी एक बार ये डिस्कस कर चुके हैं जब वो, क्योंकि अंबानी के केस में भी जेलेटिन स्टिक्स मिली थी। तो थोड़ा सा अब मुझे याद नहीं था वो कौन सी डेट थी। तो आपको मैं जेलेटिन स्टिक्स का बता देता हूँ। जेलेटिन, क्योंकि आप लोगों ने कहा कि सर डेट जरूर बताया करिए, तो डेट याद नहीं, तो मैंने कहा चलो आपको दोबारा ही बता देता हूँ क्या है। देखिए जेलेटिन स्टिक्स जो होता है ना, चीप एक्सप्लोसिव मटेरियल है। ये किस काम आता है ये आपको याद रखने की जरूरत है, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट फॉर मेंस। माइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वर्क के लिए, कंस्ट्रक्शन में कैसे रिलेटेड वर्क, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, रोड्स, रेल्स, टनल्स एक्सेट्रा। ठीक है? इनको यूज नहीं किया जा सकता विदाउट अ डिटोनेटर। ठीक है? डिटोनेटर आप समझते हैं ना, भून करके वो बजाते हैं तब वो फटता है, वो उसको कहते हैं डिटोनेटर। अच्छा, लाइसेंस्ड एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरर्स ही सिर्फ जेलेटिन स्टिक्स बना सकते हैं।
अब आपको दिमाग में ये आना चाहिए भैया ये लाइसेंस तो बना सकते हैं, लाइसेंस कौन देता है? या इसको रेगुलेट कौन करता है? ये चीज़ आपके दिमाग में उठनी चाहिए। ये क्वेश्चन्स आप अपने क्यूरोसिटी से अपने दिमाग से निकाला करिए कि यार अगर मैं किसी से कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो क्या पूछ सकता हूँ? जेलेटिन स्टिक्स, अच्छा जेलेटिन स्टिक्स कौन-कौन बना सकता है अगर इतना एक्सप्लोसिव है तो ये? अच्छा लाइसेंस्ड बना सकते हैं। लाइसेंस्ड बना सकते हैं तो लाइसेंस कौन देता होगा? इसको रेगुलेट कौन करता हो? तो याद रखिएगा रेगुलेट करता है इसको पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको पहले कहा करते थे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सप्लोसिव्स। याद भी दोनों नाम याद रखिएगा, फॉर्मली क्या बोलते थे और क्या बोलते हैं। फिर आपको होना चाहिए यार अच्छा ये रेगुलेट करता है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? तो आपको देखना चाहिए ये मिनिस्ट्री, आप अगर वैसे देखेंगे तो आपको लगेगा ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता होगा या कुछ भी साइंस से रिलेटेड में आता होगा। नहीं, इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है? और ये किस एक्ट में है? एक्सप्लोसिव एक्ट 1884 एंड एक्सप्लोसिव रूल्स 2008। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप बात को? इसलिए अब आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आपको निकाल के ही दे रहे हैं, बट अपनी भी क्यूरियोसिटी लेवल ऐसे ही रखा करिए। फिर पेज 6 पे था जब ये डीआरडीओ का दे रखा था ना, उसके बाद इसमें दे रखा था सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है? सीसीएमबी की बात करेंगे हम वहाँ से, इसको मैं सीसीएमबी बोलूँगा। सीसीएमबी का दे रखा था, तो सीसीएमबी में जहाँ इन्होंने टेस्टिंग्स वगैरह की हैं, तो थोड़ा-सा इसमें आपको देखना चाहिए सीसीएमबी क्या है? ये एक तो लाइफ लेबोरेटरी है, इंडियन फंडामेंटल लाइफ साइंस रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट है। और लाइफ साइंस रिसर्च होती है यहाँ पे, लाइफ को लेके जो मतलब जो भी खोज वगैरह जो भी करना है उस लैब में होता है, ये हैदराबाद में है। ये किसके अंडर ऑपरेट करता है? ये करता है काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर। किसके अंडर काम करता है? साइंस काउंसिल ऑफ साइंस, सीएसआईआर बोलते हैं बेसिकली इसको। अब इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी डेजिग्नेट किया गया था बाय ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क यूनेस्को। आपको क्या याद करना है? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए नहीं इंपॉर्टेंट। तो सीसीएमबी आपको याद करना है, ये लाइफ साइंस रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट है, लैब है, अंडर किसके है? सीएसआईआर के अंडर है। इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अवार्ड भी मिला है बाय यूनेस्को। ग्लोबल मॉलिक्यूलर एंड सेल बायोलॉजी नेटवर्क, ये याद ना रखिएगा चाहे। और इसको सेटअप किया गया था एज अ सेमी ऑटोनोमस, याद किया गया था बायोकेमिस्ट्री डिवीजन में। देन जो रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी थी उसके अंदर इसको बनाया गया था एज अ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको नोट्स बनाते टाइम इतना लेंदी लिखने की, आपको सिर्फ समझाने के लिए था। लिखने टाइम आपको क्या करना है? सीसीएमबी लाइफ साइंस रिसर्च लेबोरेटरी अंडर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, फिर उसके बाद एरो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड बाय यूनेस्को, फिर उसके बाद नेक्स्ट एरो में आप लिखेंगे सेमी ऑटोनोमस सेटअप एज सेमी ऑटोनोमस सेंटर इन 1997 ओ 1977, ठीक है? इतना लिखेगा। अब आपको एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि खुद पूछना अपने आप से कि हो रही है या नहीं हो रही, कि सीएसआईआर क्या है? अब सीएसआईआर क्या है वो देखते हैं। सीएसआईआर क्या है? ये लार्जेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये याद रखिएगा। एस्टैब्लिश कब हुई थी? 1942 में हुई थी। अब सीएसआईआर को फंड कौन करता है? फंड करता है इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बट ये ऑटोनोमस बॉडी है और ये रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 में। फिर आपको होना चाहिए कि इसका हेड कौन करता है? तो प्रेसिडेंट इसको जो है, इसका प्रेसिडेंट जो होता है एक्स ऑफिशियो, वो होता है प्राइम मिनिस्टर। वाइस प्रेसिडेंट होता है यूनियन मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, जो इसका डायरेक्टर जनरल होता है, उस वो होता है हेड ऑफ द गवर्निंग बॉडी, जो डे टू डे इसको गवर्न करते हैं। उसका एक डायरेक्टर जनरल होता है जो सीएसआईआर को गवर्न करते हैं। इसका एक एक्स ऑफिशियो मेंबर भी कौन होता है? वो होता है फाइनेंस सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर वाला, ठीक है? उस वक़्त पेज 16 पे था इंडिया एंड ईयू का। वो थोड़ा-सा ना उसमें दे रखा था कनेक्टिविटी पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट के बारे में, बट इतना डिटेल में नहीं दे रखा था। तो ये इकोनॉमिक टाइम्स में बड़ा अच्छा है। मैंने आपको जैसे बताया था कि हम 5-6 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो उसमें से हम ये आर्टिकल लेके आए हैं कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने सैटरडे को अनाउंस किया कॉम्प्रिहेंसिव कनेक्टिविटी पार्टनरशिप। ये क्या है? ये रेज़िलिएंट और सस्टेनेबल कनेक्टिविटी इंडिया में भी, थर्ड कंट्रीज़ में भी। रेज़िलिएंट क्या होता है? जो बुरे वक़्त में भी खड़ा रहे, ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाना जो बुरा समय भी चल रहा हो तब भी खड़ा रहे, एंड सस्टेनेबल रहे, बोथ इन इंडिया एंड इन थर्ड कंट्रीज लाइक इंक्लूडिंग अफ्रीका, सेंट्रल एशिया एंड इंडो पैसिफिक, ठीक है? ये बेसिकली इन्होंने ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड किया है इंफ्रास्ट्रक्चर, जो ये चाइना का मेगा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चल रहा है। ये इंडिया का फर्स्ट सच कनेक्टिविटी है विद एनी फॉरेन पार्टनर। और ईयू इंडिया कनेक्टिविटी पार्टनरशिप क्या है कि क्या क्या कवर करेगा? हम जो यूरोपियन यूनियन और इंडिया का हो रहा है, वो करेगा कॉपरेशन इन डिजिटल, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट एंड पीपल टू पीपल सेक्टर, ये याद रखिएगा। और कंक्रीट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। उसके बाद हमने इनके साथ $150 मिलियन का इन्होंने हमें ग्रांट दिया है फॉर पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। बीटीआईए की टॉक्स याद रखिएगा स्टार्ट हुई थी 2007 में।
फिर 2013 में स्टॉल हो गई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि मार्केट एक्सेस का इश्यू आ गया था, क्योंकि वो लोग टैरिफ प्रोडक्ट लगा रहे थे हमारे प्रोडक्ट्स में, लाइक वाइन, डेयरी, ऑटोमोटिव पार्ट्स, और ईयू को रेजिस्टेंस थी फॉर वीज़ाज़ ओवर इंडियन प्रोफेशनल्स। हमने कहा यार हमारा सर्विस सेक्टर ही सबसे बड़ा है, अगर आप उसी में रिस्ट्रिक्शंस लगा देंगे तो क्या फ़ायदा होगा करने का, ठीक है? उसके बाद आप थोड़ा-सा इसका डिटेल में जाइएगा, 4th मार्च के लेक्चर में हमने इंडिया यूरोपियन यूनियन का बीटीआईए का डिस्कस किया था, तो 4th मार्च के लेक्चर को प्लीज़ सुन लीजिएगा। और उसके बाद आप ये देखिए, एक पेज 8 पे था, आपने देखा होगा वो कुछ असम का धुबरी के पास वो दिखा रहे थे कि जो पहले वर्ल्ड वॉर 2 में काम आया करता था, अब उस एयरपोर्ट को रिज़्यूम किए। तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं बनता है फॉर यूपीएससी। उसमें हमें देखना चाहिए कि उड़ान स्कीम क्या है? उड़ान स्कीम क्या है? उड़ान स्कीम बेसिकली उड़े देश का आम नागरिक। ये आम नागरिक अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स, अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए ये स्कीम निकाली गई थी कि हर आम नागरिक जो है, जो भी ट्रेनों में, बसों में धक्के खाता है, वो भी उसको भी सुख मिले फ्लाइट में बैठने का। ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की स्कीम थी, 2016 में आई थी। और अब इसका देखते हैं एक-एक पॉइंट क्या है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम का? हमें क्योंकि एक अफोर्डेबल अफोर्डेबल ज़्यादा कर देंगे तो वो इकोनॉमिकली वायबल नहीं रहेगा। बट उसमें कहा गया था अफोर्डेबल भी करना है, येट इकोनॉमिकली वायबल भी हो, प्रॉफिटेबल भी हो। देखिए जो फ्लाइट ऑपरेटर्स हैं उनके लिए तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पे ही काम करेंगे। वो कोई सोशल वर्क करने तो बैठे नहीं हैं। और अगर वो एक्सपेंसेस ज़्यादा रखेंगे तो फिर आम नागरिक कैसे उड़ेगा? तो ये स्कीम निकाली गई थी कि अफोर्डेबल भी हो, बट साथ-साथ इकोनॉमिकली वायबल भी हो, प्रॉफिटेबल भी हो फ्लाइट्स वालों के लिए ऑन रीजनल रूट्स, ताकि एक कॉमन मैन भी जो छोटे शहरों में रहता है वो उड़ सके, ठीक है? उसमें क्या था कि एक इस स्कीम का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमें कनेक्टिविटी करनी है अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स की। और ये 10 साल के लिए ऑपरेशनल रहेगी स्कीम। अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स और अनसर्व्ड क्या होता है? अंडर सर्व्ड वो होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर व्हिच डू नॉट हैव मोर देन 1 फ्लाइट अ डे, एक दिन में एक ही फ्लाइट आने-जाना होता है। ये होता है अंडरसर्व्ड। अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स वो होते हैं जिनको बना तो गया था, बट वहाँ पे कोई भी ऑपरेशंस नहीं चल रहे हैं। अब क्या है कि इतना ज़्यादा अफोर्डेबल बना देंगे तो देखिए, अगर आप एक फ्लाइट ऑपरेटर हैं, आपकी खुद की फ्लाइट्स चलती हैं, तो आप सोचेंगे कि यार मैं अफोर्डेबल बना दूँगा, मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों उड़ाऊँ? तो उस वजह से फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए गए थे सेंटर की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से, एयरपोर्ट ऑपरेटर्स, क्योंकि एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को भी कुछ टैक्सेस तो मिलते हैं ना जब आप उनको यूज़ करोगे तभी वहाँ पे। और देखिए, अगर आप एयरपोर्ट बनाते हैं, अगर वो खाली पड़ा है तो कोई नहीं आएगा। अगर वो यूज़ होना शुरू हो जाता है तो देखिए, पार्किंग प्लेस है, वो चढ़ती है सबसे पहले तो, ठेका चलता है उसका, तो आप वहाँ से अर्निंग कर सकते हैं, जो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स हैं। फिर आपको देखा होगा खाने-पीने की शॉप्स हैं, शॉपिंग की शॉप्स हैं, वो आपके मतलब खर्चा दे जाती है, तो वो वहाँ से इनकम शुरू हो जाती है। आदमी लोग आएँगे तो वहाँ से उनकी इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। वहाँ के एरिया के रेट्स बढ़ जाएँगे, तो बहुत कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ने भी कहा था कि हम एनकरेज करने के लिए कि अनसर्व्ड, अंडरसर्व्ड वालों को और एयरफेयर्स को अफोर्डेबल रखने के लिए हम इंसेंटिव्स देंगे टू सिलेक्टेड एयरलाइंस। फिर उसके बाद पेज 8 पे आपने देखा था कि एफसीआरए का दे रखा था कि वो दिक्कत आ रही है कि जो फॉरेन से एड आ रही है सब कुछ उसमें करने में। क्योंकि आपको पता है एफसीआरए लॉ क्या है कि डोमेस्टिक अगर किसी को भी रिसीव करना है फॉरेन मटेरियल या डोनेशंस, उनको अप्रूवल चाहिए होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स के लिए कि किसकी मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की। और एफसीआरए अगर आपको डिटेल में बहुत अच्छी तरह जाना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। तो 30 जनवरी का लेक्चर अटेंड करिए प्लीज़। उसके बाद एक साइंस पेज पे था पेंगुलिन के बारे में। आज साइंस पेज में हमने देखा होगा, हर बार हम बहुत अच्छा खासा डिस्कस करते हैं, आज ज़्यादा कुछ नहीं था। साइंस पेज पे थोड़ा-सा पेंगुलिन के बारे में था, क्योंकि यूपीएससी वाले ऑब्सेस्ड हैं। थोड़ा-सा ये पूछते हैं इन चीज़ों को लेके, क्योंकि आपने देखा होगा आईएएस का एग्ज़ाम के साथ-साथ आईएफएस का भी होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, और हमारा और उनका प्रीलिम्स सेम होता है। सेम होता है आईएफएस का भी और आईएएस वगैरह का भी। तो फॉरेस्ट सर्विसेज और हमारा एग्जाम सेम होने की वजह से, इसलिए आपने देखा होगा जो एनवायरनमेंट पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो सिर्फ इसी वजह से आते हैं, फॉर देयर बेनिफिट, कि ताकि एक बैलेंस्ड वे बना रहे। क्योंकि कई चीज़ें हमारे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं तो वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वालों को बड़ी दिक्कत होती है। तो एक बैलेंस बनाने के चक्कर में ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ऐसे ही उनकी वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पेंगोलिन का क्वेश्चन। तो ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका ट्रेड होता है, तो इसके लिए 5th जनवरी का लेक्चर अटेंड करिए आप, बहुत अच्छी तरह पेंगुलिन को समझ आ जाएगा आपको, ठीक है? तो दैट्स इट फॉर टुडे। अब थोड़ा-सा क्वेरी देख लेते हैं, जिसने नहीं सुननी आप जा सकते हैं, जिसने सुननी है वो देख लीजिए। देखिए, एक फिर किसी ने पूछा है कि सर मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ, वहाँ हमारा एनालिसिस देख रहे हैं, और उसके बाद मैं इनसाइट्स की वो भी देख रही हूँ, और मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गई हूँ इन सब चीज़ों से।
आप एक बात देखिए, हमने 2-3 दिन पहले मैंने आपको बड़ा अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया था दिल्ली से अमृतसर वाला क्या नाम है, जब आप जा रहे हैं तो आप एक टैंकर पानी का लेके जाएँगे या कुछ टैंक्स अपने साथ लेके जाएँगे। बट मुझे लगता है आपको वो नहीं समझ आया, तो मैं आपको एक एक ऑन अ लाइटर नोट एक जोक सुनाता हूँ। एक बार एक आदमी गया, बस में जा रहा था, तो उसने कहा कि मुझे ना टिकट दे दो। तो उसने टिकट ली, उसने कहा एक और दे दो। तो उसके साथ एक आदमी खड़ा था, तो उसने कहा आप 2 टिकट क्यों ले लो? कहता है यार अगर एक गुम हो गई तो? तो उसने कहा फिर अब ऐसे तो दोनों गुम हो सकती हैं। तो कहता है नहीं, मेरे पास बस पास भी है। तो आप वही वाली बात हो गई कि देखिए उस वक़्त बस पास भी था, तब भी वो 2 टिकट्स ले रहा है। तो पहुँच तो वो बस पास से भी सकता था। चलो नहीं था, 1 टिकट ले ली, फिर भी पहुँच सकता था। तो वो वाला काम मत करिए। देखिए कि मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। उससे आप अपने दिमाग को इतना ज़्यादा प्रेशर में डाल देंगे, उसका कोई भी यूज़ नहीं है। बिल्कुल भी यूज़ नहीं है। आप अगर एक टिकट के साथ भी पहुँच सकते थे, अब अगर आपने क्या करा, 3 चीज़ें ले ली, उसमें आपने एक्सपेंसेस भी ज़्यादा कर दिए, अपनी एनर्जी भी ज़्यादा वेस्ट करी, हैसल भी क्रिएट करी, जो पेपर का वेस्टेज भी करी आपने। देखिए, अगर आपने टिकट ली है तो वो पेपर ही तो है ना, उसकी वेस्टेज करी है आपने और अपना तो नुकसान किया ही किया पैसों का। तो आपसे मैं वही रिक्वेस्ट करूँगा, हिंदू पेपर पढ़ रही हैं आप, बहुत अच्छी बात है। उसको एक फ़न वे में, एक रेगुलर वे में पढ़िए। जितना एनालिसिस हम दिखा रहे हैं वो करिए और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कहीं जा रही हैं तो सिर्फ़ वहीं जाइए, ये मत सुनिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से किसी का प्रेशर क्रिएट हो। यहाँ पे सूखी-सूखी आइए, सारे नोट्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है हमें, तो डोंट वरी। फिर एक ने पूछा सर पीडीएफ प्रोवाइड कराइए, देखिए क्या होता है, ये कि ना साइकोलॉजिकली होता है, साइकोलॉजिकल पॉइंट है ये, मैं आपको सच में बता रहा हूँ। जब आप एक चीज़ सुनते हैं ना और जब उसको अपने हाथ से लिखते हैं, पीडीएफ में भैया, आप लोगों के नए-नए जो ये आ गए हैं ना यूथ, उनको क्या है, पीडीएफ हर चीज़ ईज़ी चाहिए। हम लोग तो, मुझे याद है जब तो कंप्यूटर भी इतना ईज़िली वो नहीं थे, मतलब बहुत ज़्यादा इंटरनेट, लैपटॉप वगैरह नहीं रखता था हर कोई उस टाइम, जितने भी कैंडिडेट्स थे। सब कोई अगर ज़्यादा ज़रूरी होता तो साइबर कैफ़े जाना पड़ता था सर्च करने के लिए क्या है, क्या नहीं। लाइब्रेरीज़ में जाया करते थे हम। ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, 2009-10 की बात कर रहा हूँ, जब तो एक तो ये स्मार्टफ़ोन्स भी कॉमन नहीं हुए थे। कॉमन क्या थे ही नहीं। ई71 चलता था उस टाइम तो। तो हम लोगों को अगर कुछ भी सर्च मारना होता था, साइबर कैफ़े जाना पड़ता था। तो इसलिए हर चीज़ आपको भी अब ईज़िली एक्सेसिबल हो रही है, बट आप, मैं फिर बता रहा हूँ, जब आप सुनते हैं ना, उसके बाद लिखते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और आप कह रहे हैं कि हमें बाद में थोड़ा काम आ जाए, तो भैया मैं जो भी कर रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हैं तो उनके नोट्स बनाइए। बाद में क्या करेंगे? आपको नोट्स बना के दे रहे हैं, उसके नोट्स बनाइए। अपने आप को पागल मत बनाइए। अगर आप आए हैं इस एग्ज़ाम में या हमारे पास आए हैं, ये सुन रहे हैं, तो प्लीज़ इसको, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो ही आइए, वो ही सुनिए, वो ही नोट्स बनाइए। बाद में कब बनाएँगे? जब पेपर हो जाएगा या जब एग्ज़ाम में आ जाएँगे ये चीज़ें। अगर आपने लेट भी दे रहे हैं, अगर आप नेक्स्ट डे भी दे रहे हैं, तब भी अभी से नोट्स बनाने शुरू करिए। संडे टू संडे रिवाइज़ करिए। थोड़ा-सा सीरियस होइए। 1 साल अच्छे से दीजिए आप, मैं बता रहा हूँ, तैयारी कीजिए। 100% आपका होगा। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, 100% आपका होगा। थोड़ा-सा, थोड़ा-सा बस और आपको मैं फिर बता रहा हूँ, किसी ने कहा था कि हम मेंस के क्वेश्चंस और ये थोड़ा-सा क्वेश्चन लेके आइए। सर वी आर प्लानिंग वेरी बिग। बहुत कुछ आएगा आने वाले टाइम में। मेंस की क्या, बहुत कुछ आने वाला है। प्रीलिम्स की, आपको एक प्रीलिम्स करके हम लोग सेक्शन भी शुरू करेंगे, जिसमें हर चीज़ प्रीलिम्स का हम पढ़ाएँगे। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई बुक्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्रॉपर प्रीलिम्स का सिलेबस कवर किया जाएगा, फिर उसके बाद प्रॉपर मेंस का सिलेबस कवर किया जाएगा। उससे बाहर हमारी गारंटी होगी कुछ नहीं आया करेगा। बट थोड़ा-सा हमारे साथ अभी चलिए, चलते-चलते कहीं न कहीं पहुँचेंगे ज़रूर, ठीक है? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।